हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कल की क्लास की और उसके पहले क्लास की वीडियो में मैं स्टार्टिंग वीडियो में थोड़ा फोटोज एक ऐड किया था। तो वो फोटो सभी क्या है बोले तो उन सभी में सरफेस केमिस्ट्री फॉर्मेशन होते हैं। मतलब अभी मैं फर्स्ट क्लास में वो साबुन सभी कहे थे ना, सोप और लीफ के ऊपर पानी, वो सभी वो क्यों होता है बोले तो ड्यू टू वो सरफेस केमिस्ट्री का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, वो क्योंकि अगर लीफ के ऊपर पानी पानी गिरता है ना, वो क्या होता है, वो सरफेस के ऊपर मतलब वो पानी स्पेरिकल टाइप ही गिरता है। ठीक है, वो क्यों है बोले तो उसकी वजह है सरफेस टेंशन। ठीक है, वो और एक क्या है बोले तो रोड कंस्ट्रक्शन, वो एक और एक था ना, वो बोल्डर पूरा आ रहा था बोलते रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो भी क्या है बोले तो एक सरफेस फिनोमिना है। ओके, और अभी देखेंगे कि हम केमिकल ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम क्योंकि कल के क्लास में हम फिजिकल ऑब्जॉर्प्शन देखे थे, अभी हम देखेंगे केमिकल ऑब्जॉर्प्शन। तो केमिकल ऑब्जॉर्प्शन इसको और केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है बोले तो व्हेन ए गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब जो भी एक गैस मॉलिक्यूल्स है और नहीं तो एटम्स है, वो क्या हो रहा है बोले तो जो सॉलिड के ऊपर केमिकल बॉन्ड से बना हुआ है, तो हम उनको क्या बोलते हैं बोले तो केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्योंकि सेम फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा था, वो वीक वंडरवाल की वजह से वो क्या होता उतना स्ट्रांग नहीं होते थे, लेकिन इधर क्या हो रहा है बोले तो ड्यू टू एजेंट्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दीज आर वेरी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, सो इसको और एक तरह डेफिनेशन बोलना कह रहे तो क्या बोलते हैं बोले तो इट इज ए टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इन विच स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्ड। मतलब जो एक बॉन्ड दो बॉन्ड है ना, इन बिटवीन क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है बोले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन प्लैटिनम। क्या है इधर बोले तो अगर एक H2 गैस और एक प्लैटिनम है, तो इन दोनों के बीच H2 और प्लैटिनम के बीच दो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो बाउंड ब्रेक करने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, इधर हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है इधर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड कौन कौन सा होता है बोले तो कोवलेंट और आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है बोले तो हाई स्पेसिफिसिटी। तो ये क्या है बोले तो इट इज ऑकर इफ देर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, दिस केमिकल एब्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक। अभी बोले ना मैं, मतलब अगर दो केमिकल बॉन्ड है, दो केमिकल बॉन्ड के बीच में उनका क्या होगा, वो क्योंकि बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए क्या है इधर हाई स्पेसिफिसिटी होगा। क्योंकि फिजी ऑप्शन में क्या होगा, उधर वीक वंडरवाल की वजह से उधर लो स्पेसिफिसिटी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बोले तो इरिवर्सिबिलिटी। तो ये क्या है बोले तो इरिवर्सिबल है। मतलब अगर एक केमिकल बॉन्ड हम बना दिए तो उसके बाद हम रिपीट उसको पहले कैसा था वैसा बनाने को नहीं आता। अगर देखो, अगर तुम एक C+O2 इसको बॉन्ड CO2 बना दिए, ठीक है, और ये CO2 बनाने के बाद तुम अभी सर हमारे को सी सेपरेट चाहिए और ऑक्सीजन सेपरेट चाहिए बोले तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक बार रिएक्शन फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद वो हमारे को रिवर्सिबल करना नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वो इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो और एक क्या है बोले तो कैरेक्टरिस्टिक सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या है बोले तो जहां सेम मतलब अगर हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ तो अब हमारा सरफेस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में कुछ कोई भी चेंज नहीं होगा। इधर भी केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ तो हमारा सरफेस ऑफ एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो इधर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बोले तो हमारे को हाई एंथैल्पी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो बाउंड है, अगर दो बाउंड के बीच अगर क्या है इधर HCl है, ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, हम दोनों को हमारे को हाइड्रोजन अलग करने का है, Cl अलग करने का है, तो इन दोनों को हम बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। कितना चाहिए हमारे को, 80 to 240 किलो जूल पर मोल चाहिए। ठीक है, उतना एनर्जी से हमको क्या कर सकते हैं, इधर हाइड्रोजन और Cl है ना, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, ये नोट है। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों एक ही तरफ कब मिलते हैं बोले तो जब हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर में होगा ना, तब केमिकल एब्जॉर्प्शन हाई टेम्परेचर में होगा, तब क्या होगा, ये दोनों मिल सकते हैं। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो लो टेम्परेचर में होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड केमिकल ऑब्जर्वेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछेगा, 6 लिखो। ठीक है, पूरा डायरेक्ट पूछेगा। इस चैप्टर में मैं बोला था ना एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोले तो ये है देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ये करो देखो। तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन और केमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में मैं बोला था इट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि फिजिकल ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस हो रहा है। लेकिन केमिकल ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है बोले तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मैं बोला हूं अभी, इधर ये क्या है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि अगर इधर हमारे पास वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस रहे तो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अटैच करने का चांसेस ही नहीं रहते, इसलिए क्या हुआ, ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहता है। लेकिन इधर क्या है बोले तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या होता है, हाई स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर और इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अगर एक क्या तो हम बना दिए रिएक्शन बना दिया बोले तो हम इसको रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल हम कर सकते हैं, लेकिन केमिकल ऑब्जर्वेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लो, क्योंकि इधर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, इसको कुछ बॉन्ड ब्रेक करने को कुछ भी करने का नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लो होगा। कितना होगा, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। लेकिन केमिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होगा बोले तो एंथैल्पी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हाई, कितना होना चाहिए, 80 to 240 किलो जूल पर मोल चाहिए। ठीक है, और फिजिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होगा बोले तो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो केमिकल ऑब्जर्वेशन है क्या चाहिए, हमारे को हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और फिजिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होगा बोले तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज लो चाहिए, लेकिन केमिकल ऑब्जर्वेशन में क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज हाई चाहिए। लेकिन जो हमारा फिजिकल ऑब्जर्वेशन है ये क्या है, ये मल्टी लेयर है, और क्या है ये केमिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, मोनोलेयर। मतलब इधर क्या होगा, फिजिकल ऑब्जर्वेशन में एक के ऊपर एक लेयर ऐसा फॉर्मेशन होगा, लेकिन केमिकल बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, वो एक की लेयर होगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, अच्छा तरह से पढ़ लो। तो अभी क्या है बोले तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गैस बाय सॉलिड्स, तो ये भी कभी तो पूछता है, मतलब उतना ये नहीं है, फिर भी देख लो थोड़ा। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ऑब्जर्वेशन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स, तो कौन कौन से फैक्टर्स है बोले तो नेचर ऑफ गैस, एक नेचर ऑफ गैस के ऊपर ऑब्जर्वेशन डिपेंड होता है, और एक क्या है बोले तो नेचर ऑफ सॉलिड, और एक क्या है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द ऑब्जर्वेंट। मतलब ये सभी क्या है बोले तो जो हमारा गैस के ऊपर क्या होगा वो ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट होगा, और क्या होगा हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसके ऊपर भी वो सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट होगा, और हमारा जब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तब हमारा ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब हमारा ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हुआ तब हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और टेम्परेचर में क्या होगा बोले तो जब हमारा ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हुआ तब टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो तुम ऐसे एक पूरा डायरेक्टिव याद रख लो, ऐसा इसमें डिटेल के बारे में नहीं पूछता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो ये क्या है बोले तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, तो इसको हम क्या, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म किसको बोलते हैं बोले तो इट इज ए कर्व विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस absorbed by the adsorbent with a pressure at constant temperature। मतलब समझ में आया, मतलब एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, एक हमारा ग्राफ है, ये क्या है, ये x/m है, और ये क्या है, ये प्रेशर है। ठीक है, मतलब इन बिटवीन जो ग्राफ हमारे को कर्व आते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं बोले तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। समझ में आया, मतलब जो भी हमारा गैस मॉलिक्यूल्स है वो विद प्रेशर को एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो हमारे इन बिटवीन जो कर्व आते हैं ना वो कर्व को हम क्या बोलते हैं बोले तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, समझ में आया। तो empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit of mass solid adsorbent and pressure at a particular temperature is determined। मतलब क्या हो रहा बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है,
तुम ये याद रख लो कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसको बोलते हैं बोले तो, मतलब जो भी हमारा गैस है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर को और पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम इतना वेरिएशन दे तो जो हमारा कर्व आते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, तो और एक क्या है बोले तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इनका एक इक्वेशन है, क्या है बोले तो x by m इज इक्वल टू k इंटू पी 1 डिवाइड बाई n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन 1 बोल के ये रखो। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे बोले तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। इधर क्या है, x इज मास ऑफ गैस एडजॉर्ब है और m क्या है बोले तो मास ऑफ एडजॉर्बेंट है और p क्या है हमारा प्रेशर है और k एंड n क्या है बोले तो हमारा कांस्टेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड होता बोले तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ये भी 5 मार्क्स में आने का चांसेस है। ठीक है, नहीं तो 3 मार्क्स का भी आएगा, 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स और भी 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी याद रख लो। अभी आगे है, ठीक है, अगर हम ग्राफ करें अभी, अब अगर हम इधर ग्राफ देखो तो क्या है, ये x by m वर्सेस p है। तो ये क्या है, x एक्सिस है और ये क्या y एक्सिस है। जब हम टेम्परेचर क्या हो रहा था, इधर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, इधर कितना टेम्परेचर एट 195 केल्विन, तब क्या हो रहा था हमारा ग्राफ बोले तो एट ए पर्टिकुलर प्रेशर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो रहा था हमारा डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, और जब हम क्या करें बोले तो टेम्परेचर और ऐड करें, टेम्परेचर ऐड करने के बाद क्या हो रहा था और तब हमारा प्रेशर भी क्या हो रहा था, वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहे थे ना तब हमारा प्रेशर क्या हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर बढ़ गए तब हमारा क्या हो रहा, प्रेशर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। देखो इधर कितना है, टेम्परेचर 195 केल्विन है, तब हमारा प्रेशर कितना है, इतना है, मतलब इस तरफ। और जब हम टेम्परेचर और बढ़ाए तब हमारा क्या हो रहा था प्रेशर, और वो क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तब प्रेशर क्या हो रहा था हमारा डिक्रीज हुआ। ठीक है, और हमारा टेम्परेचर कितना किया, 273 केल्विन को ऐड किया तो तब हमारा प्रेशर क्या हो रहा था और क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तब हमारा क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या बोला है बोला तो अबव कर्व इंडिकेट्स दैट ए फिक्स्ड प्रेशर देयर इज ए डिक्रीज इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आया, मतलब जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तब हमारा प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा था, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तब हमारा प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोज कर्व ऑलवेज अप्रोच ए सैचुरेशन एट हाई प्रेशर, मतलब समझ में आया, मतलब वो सभी क्या है, कभी भी हाई प्रेशर के ऊपर ये हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करना हम बोले तो इक्वेशन 1 को हम लॉग पुट करना, तो क्या होगा, लॉग x by m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 by n लॉग p। तो ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन 2 होगा। तो अभी हम क्या करना बोले तो इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कंपेयर करना। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर y एक्सिस बोले तो ये है, तो x एक्सिस क्या है, ये है, तो y मतलब क्या हुआ, इधर log x by m, ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या हुआ, इधर y को कितना लिया है, log x by m, और ये बोलते x कितना है, log p, ये क्या है, या log p, और कितना हुआ, और जो इंटरसेप्ट है ना वो क्या है, ये log k है। ठीक है, मतलब जो हमारा m वैल्यू है तो कितना आएगा, ये 1 by n। ठीक है, तो और एक हमारा log xm by वर्सेस log p का ग्राफ देखे तो क्या होगा, ये मतलब स्लोप आएगा, स्लोप कितना आएगा, 1 by n आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इफ 1 by n is 0 then x by m becomes constant, that is adsorption is independent of a pressure। समझ में आया कैसा, देखो अगर हमारा वो इक्वेशन है ना, वो एक्चुअली एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, देखो पिछले इक्वेशन में क्या है, इधर क्या है, ये देखो x by m इज इक्वल टू x by m इज इक्वल टू k p टू द पावर ऑफ 1 टू द पावर ऑफ n।
तो ऐसा है, ठीक है। तब हम क्या करना बोलते, 1/n इज इक्वल टू 0 हुआ, 1/n इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, x/m इज इक्वल टू kp होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। लेकिन जब हमारा 1/n इज इक्वल टू 1 होगा तो कितना होगा, ये पूरा x/m इज इक्वल टू kp होगा, क्योंकि 1/n इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये पूरा kp पर 0 बोले तो ये भी 0 होगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। लेकिन 1/n इज इक्वल टू 1 बोले तो ये कितना होगा, x/m इज इक्वल टू kp, दैट इज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, देन the absorption is directly proportional to the pressure. Experimentally results supports both conditions, so this cannot be explained by friendly isotherm, thus fails to at हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। समझ में आया, मतलब ये क्या है बोले तो ऐसा, जो x/m इज इक्वल टू kp इंटू पावर ऑफ 1/n बोले तो ये क्या करना बोले तो 1/n उसको पुट करके देखना, ठीक है। तो थैंक यू।